नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का पाठ हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे, जो एक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए लेखक यह बताते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति अपने द्वारा प्रदत्त नदियों के रूप में जल प्रवाहित कर सबका परोपकार करती है, और हिमालय से जब उनका उद्गम होता है तो किस प्रकार उसे भी अपनी बेटियों से बिछड़ने की व्यथा होती होगी, क्योंकि इसमें लेखक ने उन दोनों का जो संबंध है वो पिता और पुत्री का बताया है। लेखक ऐसा कहते हुए यूं भी बताते हैं कि जब हम कभी कभी घूमने जाते हैं तब हम देखते हैं जहाँ हम रह रहे हैं उससे अलग वातावरण होता है। तभी लेखक ये कहते हुए ये कह रहे हैं कि जब मैंने नदियों का बहाव मैदानी क्षेत्र में देखा, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ मैदानी क्षेत्र है, तब देखा कि एकदम शीतल शांत रूप में बह रही है, बिल्कुल जैसे कोई एक सरल सी महिला हो। उस सरल महिला की संज्ञा दी है लेखक ने उसे कि वो एक सरल महिला की भांति बह रही है। लेकिन जब मैं हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में गया तब मैंने देखा कि हिमालय के क्षेत्र से उसका उद्गम छोटे से सूक्ष्म रूप में हुआ, और वो बहती बहती चंचलता के साथ उछलती कूदती हुई, जैसे बच्चा जब चंचल होता है वो किस प्रकार से करता है उसी प्रकार से उसने अपना वेग बढ़ाया। वेग बढ़ाते बढ़ाते वह आगे मैदानी क्षेत्रों में चली जाती है और वनस्पतियों का, मनुष्यों का, अन्य जीव जंतुओं का पालन पोषण करती है। क्योंकि वह पालन पोषण करती है, हमें पुराने समय से पता चल सकता है कि सिंधु सभ्यता या फिर मिस्र सभ्यता, अन्य जो सभ्यताएं हैं वो विभिन्न नदियों के किनारे ही बसी, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जीने के स्रोत मौजूद थे नदियों के होने के कारण। साथ ही साथ लेखक इसमें यह भी बता रहा है कि किस प्रकार से यह अपने उस क्षेत्र में बाल लीलाएं करती है, तो उसे लेखक ने उसका लीला स्थल बताया कि नदियों का लीला स्थल है। और लेखक कहते हैं कि हिमालय पिता है और जो नदियां हैं उनकी पुत्रियां हैं। तो इन नदी और हिमालय का पिता और पुत्री का संबंध लेखक ने दर्शाया है। लेखक कहते हैं कि जब ये नदियां अपने इस क्षेत्र से निकल कर के वन क्षेत्रों की ओर जाती हैं तब ऐसा लगता है, वो लेखक का मानना है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपने उस पिता से जो वो बिछड़ी है उन्हें उनकी स्मृति अवश्य होती होगी इन वन क्षेत्रों को देख करके, क्योंकि वहां का जो वन क्षेत्र है उसमें भी कुछ पहाड़ी हिस्सा है, जो पर्वतमालाएं हैं उनका कुछ हिस्सा है, तो उनको देख करके शायद उन नदियों को उनकी याद भी आती होगी। वो वन क्षेत्र के नाम जो है लेखक ने इसमें बताए हैं देवदार, चीड़, सरोवर, चिनार, सफेदा और केल के। ये जो वन क्षेत्र है उसके आसपास में नदियां बह के निकलती हैं, और वहीं कुछ दूरी पर पहाड़ का, जैसे हम कहीं घूमने जाते तो हम देखते ना दूर दूर क्षेत्रों में कुछ पहाड़ हैं, तो ऐसी कुछ पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। और लेखक बताते हैं कि इन नदियों का निर्माण, जो इनमें जल है उनका निर्माण कहीं और से नहीं हुआ है, उनका निर्माण करता स्वयं जो है हिमालय ही है। उसमें वह जो बर्फ पिघलती है वो बूंद कणों के रूप में नदियों में जल के रूप में प्रवाहित होती है, और धीरे 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 वह सारे मैदानी क्षेत्रों में पहुंच जाती है और वहां पर वनस्पति का विकास करती है। लेखक इसमें वो जब वहां से निकलकर समुद्र की ओर मिलती है या सागर में मिलती है, तो समुद्र की इसमें सराहना की गई है कि इन नदियों का पवित्र जल जो है समुद्र में आकर के मिलता है। और इसमें इस बात को मानवीकरण करते हुए लेखक ने यह बताया है कि समुद्र जो है वह हिमालय का दामाद है, अर्थात उन दोनों का ससुर और दामाद का रिश्ता लेखक ने मानवीकरण करके बताया है। लेखक यह भी कह रहे हैं कि मुख्य जो नदियां हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यह भी यहीं से गुजरती है, एवं साथ ही साथ रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरु, गंडक व कोसी नदियां भी यहीं से होकर के गुजरती है, जिनका वर्णन लेखक ने इतना ही किया है। और इसमें लेखक नागार्जुन जी बताते हैं कि ये जो मानवीकरण है, ये मानवीकरण अभी से नहीं हुआ है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल का एक उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि कालिदास जी ने अपने मेघदूत नामक महाकाव्य में यक्ष एवं
यक्षिणी के बारे में बताया। यक्ष एवं यक्षिणी के बारे में लेखक ने यह बताया कि यक्ष ने अपना संदेश प्रेषित करने के लिए बादल को माध्यम बनाया। माध्यम बनाकर बादल को यह कहा कि तुम जब यक्षिणी को मेरा संदेश पहुंचाओ तो रास्ते में वैतरणी नदी आएगी, जिसे बेताब नदी के नाम से भी जानते हैं। उस बेताब नदी में, उस वैतरणी नदी में अपना प्रेमदान अवश्य देना। प्रेमदान अर्थात अपने बादल के अंदर पानी भरा हुआ था, उस पानी की कुछ बूंदें उस वैतरणी नदी में बहा देना ताकि उसमें प्रेम प्रवाह आ जाए और वह लोगों का प्रेम रूप में परोपकार करती हुई आगे बहती रहे और सभी का कल्याण करती रहे। लेखक इसमें यह भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये नदियां आगे से आगे बहती रहती हैं और अपना कार्य करती रहती है। साथ ही साथ अचानक से लेखक को एक बात याद आती है कि वह जब तिब्बत घूमने गए तो वह बीमार पड़ गए। जब वह बीमार पड़े तो उन्हें सतलुज नदी में स्नान करने की सलाह दी गई और वह सतलुज नदी में जब स्नान कर रहे थे, अचानक उन्हें स्मृति आया कि किस प्रकार से मौन अवस्था में स्थिर रूप में जो हिमालय है वह अपनी पुत्रियों नदियों को याद करते होंगे। तब वो यह भी कहते हैं कि मैंने मन ही मन सतलुज को यह धन्यवाद दिया कि हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। तुम्हारे जो पिता हैं वह तुम्हें याद करते परंतु वो अपनी व्यथा किसी को भी नहीं बता सकते। वह तो इस जो ये प्रकृति है नटी यानी अर्थात जो हमें अपने हाथों खेल करवाती है, उस खेल के एक अभिनय करने में जुड़े हुए हैं जो वो करते हैं। और आप जो नदियां हैं दूसरों के परोपकार के लिए बहती हैं। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह भी बताना चाहता है कि प्रकृति द्वारा जो हमें सामग्री प्रदत्त है, हमें जैसे कि पानी है ना, कुछ पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, इन सब का हमें रख रखाव करना चाहिए। इन्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यह नागार्जुन जी का एक संस्मरण निबंध है जिसमें इन्होंने प्रकृति की व्याख्या का उद्गार किया है। मानवीकरण करके उन्होंने प्रकृति की व्याख्या को बताया है कि वह हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना अवश्य चाहिए। साथ ही साथ इनमें जैसे कि कुछ शब्द आ रहे हैं चंचलता, तो इसमें हम कुछ व्याकरणिक वस्तुएं भी देख सकते हैं। जैसे चंचलता में ता प्रत्यय आ रहा है, हिमालय का संधि विच्छेद हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ जो कुछ शब्द दिए हैं इनमें हम कुछ व्याकरणिक चीजें भी ढूंढ सकते हैं। नमस्कार।